अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है सुमीत पीर जी ने। आज सब सर को जानते हैं, देखते रहते हैं डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। और वैसे सर मेरे आपके आज कपड़े बड़े मैच कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मैंगो का सीजन आ गया है मुझे। आज थर्सडे होता है ना आरजू जी, तो थर्सडे को येलो पहनना अच्छा माना जाता है हमारे यहाँ। तो आज देखेंगे थर्सडे में आपको येलो में दिखेंगे, तो इट इज द रेलेवेंस ऑफ द डे, थर्सडे को येलो। चले, आई विश कि अच्छा हो, क्योंकि मैंने भी येलो पहना है, तो ये कि आज का दिन अच्छा हो, बल्कि हर दिन अच्छा हो, ना सिर्फ थर्सडे। आई विश के बहुत अच्छा हो। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आज हम जरा सबसे पहले तो फूड सिक्योरिटी पे भी बात करेंगे। काफी इसके ऊपर भी डिस्कशंस चल रही हैं, और ये क्या है, बहुत से लोगों को ये बात हमें समझानी भी होगी और बताना होगा। और उसके साथ साथ जो है I2U2 की जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, जो समिट है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सर क्या कहेंगे आपके, ये समिट कितना इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या कुछ जो है वो लोग सोच रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाकर होगा? देखिए आरजू जी, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और जो आपने I2U2 वाला विषय उठाया है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट विषय है आज के टाइम में, क्योंकि मेरा ये मानना है पिछले 10 साल में इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट ही नहीं है, ना हो रही है कहीं। इसके कई सारे डायमेंशन है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। 5-6 डायमेंशन है, सबको थोड़ा थोड़ा टच करते हुए चलेंगे ताकि हम एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दें। कई बार क्या होता है ना, एक छोटी सी लाइन देख लेते तो लोग ये सोचते यार ये एक और शगुफा शुरू कर दिया, इससे होगा क्या? बट शगुफे मतलब ये होते नहीं, इट्स अ लॉट ऑफ डीप थिंकिंग व्हिच गोज इनसाइड इट। अब I2U2 की बात करें। I2U2 अगर आप देखें, ये इसकी शुरुआत होती है लास्ट ईयर अक्टूबर में, जब डॉक्टर जयशंकर इजराइल जाते हैं। इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है वो है, और एक वर्चुअल समिट होता है यूएस के फॉरेन मिनिस्टर, जिसे हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, और जो हमारे यूएई के फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ। तब एक हवा चली थी इसकी लास्ट ईयर अक्टूबर में, तो कोविड का टाइम था, ये था, तो कुछ आई गई वाली बात होगी, हाँ कुछ हुआ, हो रहा, कुछ हो रहा है। बट तब इसकी एक रूपरेखा, तब इसका एक बेसिक फ्रेमवर्क रेडी किया जा रहा था। हम जैसे लोग की तो खैर तब से ही नजर होती है, उससे पहले से नजर होती नया क्या आ रहा है। तो ये अब जो I2U2 है, इसमें I फॉर इंडिया, I फॉर इजराइल, U फॉर यूएई, U फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 2 I है, तो I2 और 2 U है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ I2। अब सबसे पहली और जरूरी बात यह आरजू जी जो हमें समझनी पड़ेगी, हमारे दर्शकों को समझनी पड़ेगी, ये एक और समिट या एक और वोट नहीं है। इसमें क्या है, अगर आप इंडिया देखिए, इंडिया इज प्रेडोमिनेंटली हिंदू कंट्री, जो मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, ठीक है। तो हिंदूज आर 85% ऑफ द पॉपुलेशन, हम कह सकते हैं इट्स अ प्रेडोमिनेंटली हिंदू डोमिनेटेड कंट्री। अब इजराइल क्या है, ज्यूइश डोमिनेटेड कंट्री, जबकि इजराइल में 18% मुसलमान भी है, ऐसी बात नहीं है। अब यूएई देखें तो इट्स अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, और आप यूएसए को देखें, इट्स अ क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है दे आर अ क्रिश्चियन कंट्री बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक पहला अलायंस बना जिसमें मैं अगर बोल सकूं हिंदू, मुसलमान, ज्यू और क्रिश्चियन एक साथ आए। ऐसा अलायंस पिछले 10-20 साल में कोई बना नहीं, ये पहली मूवमेंट है ऐसी। और अगर हम देखें, जो लोग जैसे पाकिस्तान या कुछ और लोग कहते हैं भाई एक रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, OIC जैसे लोग जो कहते हैं भाई बस हम इस्लाम को लेके आगे चलेंगे, इस पे हम अपना उम्मा बनाएंगे और उम्मा ये करेगा वो करेगा, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है कि एक ऐसा अलायंस बना जिसमें 4 बड़े रिलीजन जो दुनिया के, वो एक अलायंस में है। पहली बात तो ये है। और ये जो रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी जिसको पाकिस्तान या जिसको बाकी कंट्रीज परस्यू करती है, उनको भी एक झटका लगा। OIC का रेलेवेंस इज क्वेश्चन मार्क। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, अब ये जो है, इसे हम एनालिस्ट ये भी कहते हैं इट इज द कॉड ऑफ वेस्ट एशिया। अब जब कॉड बना था, आपको याद होगा पीछे चाइना ने बहुत तनकीद की थी कि यार इट्स एरिना ऑफ द ग्लैडिएटर्स। आपके में पाकिस्तान मीडिया पे तो कुछ लोग कह रहे थे कॉड से क्या होना जी, तो कुछ नहीं है, तो कुछ होना ही नहीं इससे, मतलब काफी आए थे। तो तब मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आपको क्यों लगता है एक ही कॉर्ड है? कह रहे मतलब, मैं कहा और भी तो हो सकते हैं ना, एक कॉर्ड थोड़ी ना। तो आपको कैसे पता कॉर्ड में और आगे क्या होगा, और कॉर्ड नहीं बनेगी? तो कह रहे अगर आपका एक अलायंस है तो आप कॉर्ड क्यों बना रहे हैं? मैंने कहा आपको किसने कहा कॉर्ड ही बना रहे, और भी कॉर्ड बनाएंगे। देखिए मैं इशारा किया था, बट जब तक इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन नहीं आती, हम उसके बारे में बोल नहीं पाते। तो ये अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आरजू जी, इसमें
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया के लिए, जो इट्स नॉट, आई एम नॉट स्पीकिंग कि मैं इंडियन हूँ और मैं अपनी कंट्री का मतलब सेइंग गुड फॉर माय कंट्री, चाहे वो तो मैं बोलता ही हूँ, बट ये मैं लॉजिकली आपको जस्टिफाई करूंगा। इंडिया पहले अगर आप देखें 15 साल पहले या मोदी जी के आने पहले सार्क में लिमिटेड था। इंडिया मतलब सार्क, सार्क है इंडिया के आसपास के 4-6 कंट्री, इनका एक अलायंस है जी, उसे इंडिया मतलब सार्क। इवन साउथ ईस्ट एशिया में भी इंडिया को तो कहीं देखा ही नहीं जाता था, एशिया की तो बात दूर की बात है। मोदी जी के आने के बाद सार्क की रूपरेखा बढ़ी, एक नया अलायंस बना। उसके बाद आया क्वाड। क्वाड में आता है जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया को एक इंडो पैसिफिक कमांड भी नाम रखा गया है इसका, एक इंडो पैसिफिक का एक बड़ा प्लेयर बन के उभर के आया। भाई एशिया में अगर कोई बड़ा प्लेयर है, एक चाइना है, एक इंडिया, और इंडिया में और इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ा प्लेयर एक इंडिया और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो लोगों ने सोचा ठीक है यार, ये अपना इंडियन ओशन में इनका वर्चस्व है, सबसे पावरफुल नेवी है इंडिया की, तो इसीलिए इनको एक मेंबर बनाया गया। तो पहले सार्क, फिर एशिया में इंडो पैसिफिक में, और अब एक और चीज, अब मिडिल ईस्ट में इंडिया इज एक्नॉलेज्ड एज अ पावर। ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में, जिसे वेस्ट एशिया भी कहते हैं, वहां एक इंडिया को इंटरनेशनल पावर का तरजीह, एक स्टेटस दिया गया है जो पहले कभी नहीं दिया गया। तो दिस इज इमर्जेंस ऑफ इंडिया इन द वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट एज अ पावर। अगर आपको याद हो आरजू जी, 5, 8, 10 साल पहले की बात करें, मैं मिडिल ईस्ट बहुत जाता था, तो वहां होता था यूएस तो शुरू से ही था, यूएस का इन्फ्लुएंस लेना देना शुरू से था। अब जो फॉरेन कंट्रियों में देखा जाता था, वो देखा जाता था वहां पे या तो फ्रांस या यूनाइटेड किंगडम, ये वहां के पावर सेंटर माने, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में काफी लोग अरबिक बोलते, तो एक एडवांटेज था उनका। अब आप देखिए क्या क्यों टेक्टोनिक मूवमेंट है, आज ना यूके पिक्चर में ना फ्रांस पिक्चर में, तो कौन है? इंडिया है। यूएसए तो शुरू से था ही था। अब पीछे एक और चीज हुई थी, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था यूएई के साथ, तो तब लोगों ने, आपने भी पूछा था, मैंने कहा देखिए स्टोरी भी बाकी चीजें निकल के आएंगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे नहीं होता, देयर इज अ रीजन। और मैं आपको बता दूं 10 साल में हमारा जो टारगेट है यूएई के साथ जो ट्रेड है, उसको $100 बिलियन तक पहुंचाना, ये हमारा पर्सनल एजेंडा है जिस पर हम काम कर रहे हैं। और एक और पीछे चीज हुई, आपने कहा 5-6 महीने साल भर से यूएई और इजराइल के रिलेशन हो गए, एक यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। अब कोई देखो, एक बार एक जहाज उड़ रहा था जो जिसमें सऊदी अरब के लोग इजराइल में गए थे और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तब माइक पॉम्पियो थे, वो थे। जब ये खबर आई थी तो पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया था, और कह रहा अरे सऊदी अमेरिका और इजराइल में ऐसा हो ही नहीं सकता, बट ये सच्चाई थी। तब देखिए सऊदी अरबिया का भी तब से रुख थोड़ा नरम हो गया इस चीज के ऊपर। अभी इजराइल का प्लेन सऊदी अरबिया के से ऊपर एयर स्पेस को यूज करते हुए टेल अवीव जाता है, ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। तो अब यूएई में आपको पता होगा, यूएई इज अ इनोवेशन हब, यूएई में बैंकिंग है, यूएई में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा, और हम माने या ना माने, चाहे सऊदी अरबिया इज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ मिडिल ईस्ट, पर जो एपिसेंटर ट्रेड का है, जो एपिसेंटर बैंकिंग का है, वो है दुबई। जो सबसे एफिशिएंट पोर्ट अब भी दुबई है, और दुबई के पास तेल नहीं है, तेल है अबू धाबी के पास। जो 60 स्टेट्स यूएई में आते हैं, दुबई इज अ बिजनेस हब, उनके पास कोई तेल वेल नहीं, तेल है अबू धाबी के पास, तेल है सऊदी अरब के पास, तो सऊदी अरब इज नॉट पार्ट ऑफ यूएई। तो यूएई ने अपनी पोजीशनिंग तो ठीक कर ली, ठीक है जी, वो इसको ट्रेड, यूएई में काफी रेस्ट्रिक्शंस भी हट गई। इजराइल का नाम ले तो इजराइल में आरजू जी इनोवेशन का तो वो खैर किंग है, मतलब जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है, वो हमेशा दुनिया से आगे रहती है, उसका कोई मुकाबला नहीं एनक्रिप्शन में, ये सब, क्योंकि मैंने थोड़ा उनके साथ काम किया, मुझे आइडिया है कि वो कितना आगे रहते हैं। अब इंडिया की बात करें, इंडिया में आपको मैन पावर चाहिए, मार्केट चाहिए, रिटेल चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, फार्मेसी चाहिए, सोलर चाहिए, जो भी आपकी चाहिए, लाख लोगों की एक दवा यहाँ है, और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, अब चाइना जा नहीं सकता। अब रहा यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम उन्हें, उनकी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, कुछ चीज़ों पे हम भी उनकी तनकीद करते हैं, बट दे आर अ सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक। अब ये एक जो अलायंस बनता है, तो दिस हैज मेड इंडिया इनटू अ डिफरेंट लीग। ये अभी हम जापान से, जर्मनी से, चाइना से भी ऊपर आ गए। और चाइना की बात करूं, जब एक पीछे क्वाड का समिट हुआ, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बना था, और चाइना को पता ही नहीं लगी, कंट्रियों ने ज्वाइन कर लिया, आ गया। चाइना ने कुछ जहाज वाज उड़ाए थे अपने फाइटर जेट, तो घूम फिर के हवा खा के वो वापस आ गए थे। बट जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बना, चाइना को आरजू जी हवा तक नहीं लगी। अब नया ये चीज बन गया, चाइना को पता ही नहीं, चाइना का रिएक्शन ही नहीं आ रहा। लास्ट टाइम तो वो वेंगी बोल रहे थे इट्स एरेना ऑफ ग्लैडिएटर्स। अब मैं सोच रहा था शायद वेंगी साहब की इंग्लिश सुधर गई हो,
कोई नया जुमला सुनने को मिलेगा, पर जुमला भी आया नहीं, चलिए कोई बात नहीं, इंतजार करते हैं। ये चाइना के लिए दूसरा चेकमेट है। अब यहाँ तो आप एक साइड तो आपके कॉर्ड है यहाँ पे, और दूसरी साइड आपने ये बना दिया I2U2। और तीसरी चीज भी आरजू जी, थोड़ा स्लाइटली डाइवर्ट करूंगा, एक है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये शुरू होता है रशिया से और सीधा माल आएगा बॉम्बे, सीधा माल आएगा बॉम्बे। इसमें मल्टीमोडल कॉरिडोर है, रेल भी है, रोड भी है और शिपिंग भी, और ये ईरान के थ्रू आएगा। 2 रशियन पोर्ट्स इन्वॉल्व है, 2 ईरान के पोर्ट्स इन्वॉल्व है। और काफी लोग ये कह रहे थे ये जो अलायंस बना इट्स एंटी ईरान। मैंने कहा अगर ये एंटी ईरान होता तो इसमें इंडिया होता ही नहीं। इंडिया के ईरान से बहुत हमारा INSTC आ रहा है, ये तो ईरान के थ्रू आ रहा है। और अब ईरान में एक रेल लिंक बनेगा, तो मोटा मोटा एक छोटा सा रेफरेंस दूंगा आपको। जो माल पहले रशिया से आता था आरजू इंडिया, वो आता था 2-3 रूट, या तो ब्लैक सी से आएगा या कैस्पियन सी से आएगा। पर वहां दिक्कत है टर्की उस रूट को ब्लॉक कर सकता था, एक इंपॉर्टेंट रूट, उसमें लगते थे 45 दिन। अभी ये जो नया कॉरिडोर शुरू हुआ, पहला कंसाइनमेंट निकल गया, ये आएगा 25 दिन। और आने वाले टाइम में यही 20, जब वो एक रेल लिंक और डेवलप हो जाएगा तो ये 20-22 दिन में आएगा, तो टाइम हो गया आधा। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पर टन $1500, $1500 कम आता है, टाइम आधा, $1500 ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम। दैट मीन्स दैट विल ओपन कंप्लीट रशियन और ये जो CIS कंट्रीज का मार्केट है हमारे लिए। अभी रशिया के साथ हमारा करीब $10 बिलियन का ट्रेड है, 3 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं और करीब 7-8 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं। रशियन इकोनॉमी खुल रही है, वहां भी जरूरत है, ठीक है जी, ये खुल गया। और जो CIS कंट्रीज है हमारा करीब $600-800 बिलियन का ट्रेड है, बट हमारा मानना हम इसको 10 से 20 गुना बढ़ा सकते हैं, तो 20 से 30 बिलियन का ट्रेड है। और जियोपॉलिटिकली बात करें, यहाँ कॉर्ड, यहाँ I2U2 और यहाँ INSTC। तो इंडिया का वर्चस्व आज मिडिल ईस्ट में है, इंडिया का वर्चस्व इंडो पैसिफिक में है, और इंडिया का वर्चस्व यूरोप में है। क्योंकि ये जो INSTC है, ये आने वाले टाइम में शायद जर्मनी तक भी जाएगा, ऐसा अभी इसका सोच, मतलब इसके फ्रेमवर्क पे कॉन्सेप्चुअल एग्रीमेंट है। जर्मनी का मतलब यू आर इन द मिड ऑफ वेस्टर्न यूरोप, जो यूरोप का पावर सेंटर, आप वहां तक पहुंचे। तो मतलब मैं INSTC को भी एक स्ट्रैटेजिक चीज मानता हूँ। 3 चीजें बन गई, INSTC, यहाँ कॉर्ड और यहाँ I2U2। तो एक जो इंडिया का इमरजेंस हुआ है इस लेवल पे, और बहुत से लोग की कोशिश तो आरजू जी ये भी थी कि जो नुपुर शर्मा वाला मसला है, भाई इससे OIC इकट्ठा हो जाएगा, ये कर देगा, इस्लामिक कंट्रियां बहिष्कार करेगी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए, कुछ नहीं बोले। मैंने आपको हमेशा बोला आरजू जी, एंड आई स्टैंड बाय माय वर्ड टू द लास्ट ब्रेथ, जियोपॉलिटिक्स इज ड्रिवन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। जियोपॉलिटिक्स हमेशा में, बट आपको डॉट जोड़ने पड़ते, आपको पूरा डॉट जोड़ने पड़ते। अब आपको समझ आए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा, कतार वाले भी शांत हैं। ईरान ने क्यों नहीं कुछ कहा? ईरान से उम्मीद थी, ईरान तो भाई खूब बोलेगा, फॉरेन मिनिस्टर साहब आए, डिस्कशन का पार्ट भी नहीं रहा है, क्योंकि INSTC में पहला कार्गो चला है और ईरान के बिना वो चल नहीं सकता। अच्छा, अगर आप ईरान को काउंटर करने के लिए अलायंस बनाओगे तो ईरान से हमारे संबंध है। ईरान की दिक्कत है इकोनॉमी, ईरान की दिक्कत है इकोनॉमी, जो चाइना के साथ उन्होंने डील की है। पर एक और चीज भी हुई, जब से ये लड़ाई वड़ाई शुरू हुई है, इंडिया ने 35 मिलियन बैरल तो तेल ले लिया रशिया से, $97 बिलियन का। अब देखिए 35 मिलियन बैरल, $40 सस्ता, कैलकुलेट कीजिए हमने कितना पैसा बचाया। दूसरी चीज हो गई, अब ईरान को भी एक आइडिया आ गया। ईरान कह रहा है यार, अगर ये तेल की मंडी चल रही है, रशिया का तेल इसने $100 बिलियन का बिका, उन्होंने सस्ता कर दिया, मैं तो चाइना के साथ 500 बिलियन का डील करके 10 साल के लिए फंस गया, मैं भी क्यों ना करूं। तो उम्मीद है कि अब ईरान का रुख भी नरम पड़ेगा, क्योंकि ईरान चाहता मुझ पर सैंक्शन हटे, और जैसे जैसे खुमैनी साहब बुढ़े हो रहे हैं वैसे वैसे उनका इन्फ्लुएंस घटता जा रहा है, और ये ईरान के लिए सैंक्शन हटना जरूरी है, वो चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और एक और चीज इसमें होगी, अब प्रेशर पड़ रहा है सऊदी अरबिया पे बहुत ज्यादा, अब इजराइल को रिकॉग्नाइज करो। अब MBS साहब जो वो अपना फॉरवर्ड लुकिंग है, और मजे की बात है जब तक वो ज़कात वकात दे रहे थे, बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे थे मस्जिदें बनाने के लिए, तब तक वो मतलब क्या कहते हैं ना, इस्लाम के चश्मे चिराग थे। जब उन्होंने पैसा बंद कर दिया, आपके यहाँ के मौलवी, हमारे यहाँ के मौलवी, दुनिया के सब मौलवी कह रहे हैं ये यहूदियों का दलाल है। अब मौलवियों को ये समझ नहीं आ रहा, भाई 2-3 साल पहले तक फंडिंग से रुक गई उनकी। हाँ, चश्मे चिराग था, चश्मे चिराग बोला उसको, 18 महीने बाद बोला ये यहूदियों का दलाल है। अब MBS भी फंस गए। MBS कह रहे हैं यार, अगर मैं इजराइल को रिकॉग्नाइज करूं ना करूं तो टैक्टिकली कर रखा है। अब मसला आपके पाकिस्तान तक आएगा आरजू जी। जिस दिन सऊदी अरबिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया,
पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान हैज टू टेक इट्स पोजीशन वेरी वेरी फास्ट। दिक्कत क्या है? अगर आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हो तो कश्मीर वाला मसला तो टेबल से हट ही गया ना भाई। वो रूल तो हो नहीं सकते, या तो मेरे दो हाथ है तो दोनों काले या दोनों गोरे हैं, ये तो बोले ये हाथ गोरा है ये हाथ काला है, ऐसा तो होता नहीं। तो अब मैं सच बताऊं आपको, अगर जो आपके यहाँ फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो, मुझे उम्मीद है वो सब ये समझते होंगे, जानते होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, जानता हूँ, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आई होप एंड प्रे उनकी रातों की नींद उड़ गई आज। क्यों? अगर सऊदी अरबिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया, अमेरिका का पूरा प्रेशर है। क्यों? जो बाइडेन साहब कहाँ जा रहे हैं? जो बाइडेन साहब जुलाई में आएंगे सऊदी अरब में, पैलेस्टाइन और इजराइल, ठीक है। और उसी दौरान 13 से 16 जुलाई में इसका वर्चुअल समिट होगा, जिसमें मोदी जी, बेनेट साहब, अपने यूएई के शेख साहब, और ये अपने जो जितने भी चारों हैं, अपने मोदी जी हो गए, बेनेट साहब हो गए, शेख साहब हो गए, और जो बाइडेन एक वर्चुअल समिट करेंगे, इसको फर्मेंट करेंगे। सऊदी अरबिया को पता वो यहाँ क्यों आ रहे हैं, वो किस चीज की बात करेंगे। और मजे की बात एक और है, अब पाकिस्तान में क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तान में सोच रहे हैं यार इससे अच्छा तो इमरान खान नियाजी होता, उसके सर पे एक और मुकदमा डाल देते, कहते ये भी तुमने करा, ये तुमने करा। अब ये सोच रहे शरीफ साहब यार मैं तो फंस गया, अगर सऊदियों ने पोजीशन ली, भी $8 बिलियन लेके आया हूँ, उन्होंने पोजीशन ली तो मैं लूंगा क्या, करूंगा क्या, बताऊंगा क्या? अब मैं इजराइल को रिकॉग्नाइज करता हूँ तो कश्मीर की पोजीशन खत्म, कश्मीर की पोजीशन खत्म, एस्टैब्लिश मेरे अगेंस्ट। फिर इमरान खान आएंगे, देखो जी इन्होंने ये यहूदियों की ये बात। मगर खैर वो तो जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वो गवर्नमेंट को करना होगा, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे इमरान खान की, चाहे शहबाज शरीफ की। लेकिन सारा मलबा जो है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऊपर ही आएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे जैसे जब हम बात कर रहे हैं, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो फूड सिक्योरिटी का इशू भी है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अभी आरजू जी, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद 30% वीट प्रोडक्शन दुनिया में कट गई। 30% बहुत बड़ा नंबर होता। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यूक्रेन था, बाद में रशिया। रशिया में लोग एक नहीं जानते, रशिया से काफी क्रूड एक्सपोर्ट होता है। चलिए वो छोड़िए, रशिया से जो बड़ी चीज एक्सपोर्ट होती थी वो थी खाद, यूरिया, और जो कंपोनेंट्स है जिससे खाद बनती है वो भी कट गया। तो दो चीजें कटी है, एक वीट कटा, एक खाद कटी। तो इसका कंपाउंड इफेक्ट 30-35% हो गया। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी दुनिया में कतार को भी वीट चाहिए, बाय द वे। कतार के पास वीट नहीं, यूएई को वीट चाहिए, पाकिस्तान को वीट चाहिए, और इजराइल भी फुली इंडिपेंडेंट नहीं है एग्रीकल्चर को लेके। अब दुनिया में सबसे ज्यादा वीट किसके पास रखा है? इंडिया के पास। हमारे पास हजारों टनों में वीट एक्स्ट्रा है, मैंने लास्ट टाइम बताया आपको। और प्रॉब्लम तो यहाँ कुछ 1000 टन वीट यहाँ सड़ जाता है। तो जो हमारे पास अब वीट है, हमारे गोदाम भरे, हमने एक्सपोर्ट फिलहाल रोक दिया, WTO वगैरह ने, ये अमेरिकनों की वो थी चाल भाई, WTO ये वो सब्सिडी, हमने कहा कोई बात नहीं, हम रोक रहे हैं। आरजू जी, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत ही बड़ा विषय बन गया दुनिया में। अब पेट में खाना होगा तभी तो हिंदू मुसलमान ये सब चलता रहेगा ना, खाना ही नहीं तो करोगे क्या? अब वीट किसके पास है दुनिया में? इंडिया के पास। वीट की सिक्योरिटी कौन इंश्योर कर सकता है? इंडिया। और आज एक डेवलप हुई, आपको सुबह बता दूं, कल ज़ेलेंस्की कह रहा था भाई मुझे हथियार चाहिए, और अमेरिका ने बोले ले बेटा $1 बिलियन के और हथियार दिए। तो ये जो रशिया यूक्रेन वाला मसला ये थमेगा नहीं। 1 बिलियन के हथियार समझते हैं ना आप कितना बड़ा, 1-2 महीने तो 2-3 महीने का हिसाब किताब उनका बन गया। वो सीरिया बना के ही मानेगा यूक्रेन को, अलग विषय, उस पर कभी और बात करेंगे। तो मतलब जो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है वो और बढ़ गया। करेक्ट, फूड है हमारे पास, हम जो इस टेबल पे सबसे बड़ी चीज लाते हैं बिसाइड्स मार्केट जो मैंने आपको चीजें बताई, मैन पावर, ये सब, फूड, खाना, वी कैन एंश्योर फूड सिक्योरिटी टू यूएई, इजराइल एंड ऑल अदर्स। और अगर इजराइल, यूएई और सऊदी अरबिया में अपना तालमेल बैठ जाता है, फिर एक बचता है ईरान। ईरान के लिए अब थोड़ा सा तेल वेल बेचने का तरीका खोल दो, वो भी सेटल हो जाएगा, हमारा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो रहा है, मिडिल ईस्ट कैन बी ए पीसफुल फ्यूचर। और इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया ये समझ रही है अब मिडिल ईस्ट को पीसफुल करना तो यूके और फ्रांस के बस का नहीं है, क्योंकि दे हैव नथिंग टू ऑफर। अभी इंडिया का रोल एक बहुत बड़ा, इंडिया कैन स्टेबलाइज द मिडिल ईस्ट। तो इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबल पावर इज सीमेंटेड। मुझे अभी हैरानी हो रही, पाकिस्तान से प्रतिक्रिया ही नहीं आ रही, कोई बोल ही नहीं रहा, मतलब बिल्कुल गायब कर दी। वो चाय क्या कह रहा है, चाय मत पियो, खाना मत खाओ। वो शेख रशीद साहब कह रहे थे कोई इस्लामाबाद में बर्गर छीन रहा आपसे, और कह रहा लोगों ने एक टाइम का खाना छोड़ दिया। अब शेख रशीद साहब कुछ भी कह सकते क्या? तो यहाँ प्रतिक्रिया इस चीज पे आ रही है। बट इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, मैंने इतना टाइम लिया समझाने को ताकि मैं सारे एस्पेक्ट कवर कर सकूं।
इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया और इसमें फूड लेटेस्ट एडिशन है मैम। अक्टूबर में फूड सिक्योरिटी मुद्दा नहीं था, बट आज जून 22 में फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा बन के आ गया है। अगर आज इंडिया वीट एक्सपोर्ट नहीं करे, और मतलब ईश्वर की कृपा हमारे वीट बहुत है, हमारे को ये एमएसपी चल रहा है तो वीट बहुत है, और हम पूरी दुनिया में वीट सप्लाई कर सकते हैं, और हम ये इंश्योर कर सकते हैं कोई भूखा नहीं मरेगा। जब दवाइयों की बात आई, HCQ की बात आई, हम आए, वैक्सीन की बात आई, अब आए, और आज वीट की बात आ रही, हम भी दुनिया में आने को तैयार है। और अच्छी बात यह है कि अब दुनिया के ग्लोबल पावर्स भी हमें वो रुतबा दे रहे। हम शुरू से कहते हैं हमें वो रुतबा दो, हमें पैसे नहीं चाहिए भाई। हम यहाँ मतलब हम चाइना नहीं, हम पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे कि वैक्सीन के भी पैसे का, वायरस बना के पैसे कमाओ, हर चीज के पैसे। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें रुतबा चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमें अपना जो वासुदेवम कुटुंबम हम कहते हैं, सर्वे संतो निरामया कहते हैं, इसको रखने का हमें मौका दो, स्टेज दो, हमें वो इज्जत दो, और वी विल डिलीवर, वी आर अगेन डिलीवरिंग। तो ये I2U2 एक बहुत बड़ी चीज है और पाकिस्तान तक इसका इम्प्लीकेशन आएगा, और मुझे पता नहीं पाकिस्तान इसमें क्या कर रहा है। फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, और अमेरिका इज फ्यूलिंग रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट। $1 बिलियन के हथियार इन मैन टू मैन कॉम्बैट इज रेसिपी फॉर डिजास्टर, मैं तो यही बोलूंगा। बट आप जानते हैं कि उनके अपने मफादात है, उनके अपने इंटरेस्ट है, वो उनको चला रहे हैं। कोई दुनिया में उनको बोल नहीं सकता कि वो ऐसा ना करें, इतने हथियार ना जो है वो सप्लाई करें, और इस तरह से जंग को बंद कराने के लिए, उस वॉर को रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। आरजू जी, आपको याद होगा जब हमने शुरू में इस पर बात की थी, मैंने तभी बोला, आप कह रहे जंग कैसे रुकेगी, मैंने कहा सबसे पहले हथियार देना बंद कर दो। जब तक हथियार जाता रहेगा जंग नहीं लड़ेगी। देखिए, वो ज़ेलेंस्की हैज नथिंग टू लूज, वो आधा यूक्रेन तो लगभग हार चुका है, तो अब वो एंड तक लड़ेगा। मतलब ना, अब उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो मैं लिटरली बोलूंगा फिदायीन बन चुका है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसको हथियार देते रहे, वो पूरा, मैं कह रहा हूँ, सीरिया से भी आगे बना देगा इसको। और यहाँ पे अगर I2U2 से मुझे ये भी उम्मीद है कि जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है हमारा मिडिल ईस्ट में, ये भी शायद हल का हो सकता है, क्योंकि ईरान को इकोनॉमी को खोलना है, सऊदी अरबिया को अगर इजराइल को रिकॉग्नाइज करता और ये इस साले ब्लॉक में आ जाता, वैसे भी UAE और ये जो अपने सऊदी वाले, ये अमेरिकन ब्लॉक में आते हैं, ईरान चाइनीज ब्लॉक में आता है, पर चाइना के साथ रह के ईरान को फायदा होगा नहीं लॉन्ग रन में। और अगर ईरानी कंट्रोल आते तो ये जो यमन में, सीरिया में ये होती रेबल्स वगैरह है, ये जो आए दिन हमला करते रहते सऊदी अरबिया में, ये भी शांत हो जाएगा। अगर मिडिल ईस्ट शांत होता है तो मिडिल ईस्ट, एशिया और यूरोप, तीनों चीजों में काफी एक शांति आ जाती है। तो अफ्रीका में ऐसे भी इंसानी मसाइल बहुत है। और मैं आपको बता दूं, आजू जी कभी प्रोग्राम करेंगे, 22 कंट्रियां लाइन में लग चुकी श्रीलंका की। देयर आर 22 कंट्रीज एज वी टॉक। तो दुनिया में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक डिजास्टर इज ब्रूइंग, और इसका रिस्पॉन्सिबल पूरा मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूँ, चाइना। एक कंट्री जिसने ये सारा कर्म कांड किया है वो चाइना है, क्योंकि ये तो ना खुदा को मानते, ना भगवान को मानते, न ये ऊपर को मानते, नहीं नीचे को मानते। इनका एक ही भगवान है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो $2 पे बना होता है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका खुदा भगवान हुई, उसी के पीछे घूमते हैं। अब उससे आप क्या बात करो, जो ना खुदा ना खुदा को माने, जो किसी को माने ही ना। आप पर हम में भगवान खुदा का डर तो है। हम अपना देखिए, हिंदुइज्म में तो सबसे इंपॉर्टेंट है कर्मा। तो अब देखिए, वेस्टर्न पूरी सिविलाइजेशन कर्मा को मानती है। अब ये कहते हैं रिलीजन इज पॉइजन, तो इनको क्या समझो कर्मा, इनको कर्मा क्या समझो ये। और ये लोग अभी पूरी दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, और इस खतरे को खड़ा करने वाला भी बाय द वे अमेरिका ही है, वो अलग बात है। बट अब देखिए, अभी सिविलाइजेशन को और ह्यूमैनिटी को बचाना है, और मेरा ये माना आरजू जी, ये ऐसे अलायंसेस और हो रहे हैं। देयर आर फ्यू मोर अलायंसेस ऑन द कार्ड्स। आज पूरे आसियान के मिनिस्टर आए थे दिल्ली, डॉक्टर जयशंकर मिले, मोदी जी मिले, तो चीजें हो रही है, चल रही है। बट एक लास्ट चीज, इस सब में पाकिस्तान कहाँ है, ये सवाल। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें पाकिस्तान को भी हिस्सा लेना चाहिए और इस तरफ भी आना चाहिए, ना कि हम सिर्फ अभी। लेकिन अभी ये जाहिर है कि इकोनॉमी की जो हालत है पाकिस्तान में, वो सभी को मालूम है, उसमें ही सब बुरी तरह फंसे हुए। कभी फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। लेकिन साथ साथ ये कि ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, और हमें बार बार समझाने की ज़रूरत है कि फूड शॉर्टेज क्या है और इससे किस तरह से लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे इस पे जो है वो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले ही
रोकना होगा। साथ साथ सिर्फ फूड की बात नहीं है, दुनिया में पानी भी कम होता चला जा रहा है और ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर लोगों को बात करनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स तो हम करते ही रहते हैं, रोज ही करते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन ये वो चीजें जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है और ये खत्म होती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया सुमित जी कि आपने आज ज्वाइन किया जी। एक लास्ट कमेंट मैडम, अब देखिए जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही दैट हैज बीन अराउंड इस्लाम, उम्मा और ओआईसी। आज देखिए 4 बड़े रिलीजनों का एक अलायंस हो रहा है और हिंदू और इंडिया तो सबको सिखिज्म जैनिज्म सबको रिप्रेजेंट करता है, क्या चलिए 4 बड़े रिलीजनों का अलायंस हो रहा है। तो आज जो पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो थिंक टैंक्स है, क्या उनको दे डोंट हैव टू कंसिडर ऑन ओआईसी? क्या उनको फॉरेन पॉलिसी पे बात नहीं करने की? इज दिस फॉरेन पॉलिसी सस्टेनेबल? ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा ये सस्टेनेबल है? क्योंकि मेरे टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज यूएई वाले भी मुसलमान है, सऊदीज भी मुसलमान है। तो आप क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में ही फंस के रह जाएगा, अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकलेगा? अफगानिस्तान ओआईसी उम्मा इसी में क्यों पाकिस्तान फंस के रह गया है? दुनिया कहाँ निकल गई? और आप देखिए, और ये मैं मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, कहाँ थे ये जब पाकिस्तान में सिविलाइजेशन थी? तब तो इंडिया का ही पार्ट था, तब तो वहां रेगिस्तान था। रेगिस्तान से कहाँ पहुंच गए लोग और पाकिस्तान रेगिस्तान बनने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय जो समझना पड़ेगा। और आज भी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि भाई जो आईएमएफ का बेल आउट है वो पीटीआई ने किया, हम इसीलिए प्राइस बढ़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमारा इसमें कोई रोल नहीं। आज भी कश्मीर की बातें हो रही है, आज भी यासीन मलिक को सपोर्ट हो रहा है, आज भी ओआईसी और नुपुर शर्मा वाला मुद्दा नंबर 1 इशू है पाकिस्तान में। पर I2U2 अगर आरजू काज़मी ना करे तो पाकिस्तान को पता ही नहीं लगे। मैंने आपके न्यूज़पेपर में कहीं देखा ही नहीं, मैं देखी ना, ये विषय ही नहीं है मतलब। और यहाँ बर्गर और छीनने की बातें हो रही है। यहाँ आपने बता 400-450 रुपए चावल है, 450 रुपए गेहूं जो है 30-40 रुपए मिलता है, 2000-2500 रुपए का मीट है 1 किलो। तो मतलब गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाए, कैसे रहे, क्या करे? और मैं बताऊं आरजू जी, सियासतदान को तो फिक्र ही नहीं इस चीज की, कोई टेंशन ही नहीं होगी, बस वो कश्मीर वाला रिकॉर्ड नहीं, आप सही कह रहे हैं। और यही बात है कि YouTube पे फिर भी कुछ लोग जो है इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि हमारा जो मेन टीवी चैनल्स है वहां पे हम वाकई में इस बारे में कोई खास बात नहीं सुन रहे और यही चलता जा रहा है। और एक और बात आपको बताऊं, जो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, जो हमारे खलीफा साहब है अर्दोगन साहब, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था 14 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन्फ्लेशन टच 53% और 22% 24% एक दिन में करेंसी के लिए। आज के डेट में इन्फ्लेशन आरजू जी 73% है, 73%। एंड आई रिपीट माय वर्ड, जब ये लोग इस्लाम, मुसलमान और कश्मीर की बात करते हैं, पहला चीज देखना चाहिए गड़बड़ कहाँ है। गड़बड़ है 73% इन्फ्लेशन, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आई थिंक पाकिस्तान 14, 15, 16, 17 पे, समवेयर अराउंड दैट। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, 450 रुपए का चावल, 450 रुपए का गेहूं, आटा, 2000-2500 का मीट, 20-20, 30-30 के बिजली के बिल, गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? और क्या याद करा दिया आपने, आज मेरा भी आया है 30,000 का बिल। अच्छा चलिए, 30,000 का आपका बिल आ गया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत बड़ा मेंशन होगा, तो 30,000 नहीं, इतना सा अपार्टमेंट है मेरा, छोटा सा। आई थैंक गॉड के बड़ा मेंशन नहीं, छोटा सा अपार्टमेंट है, तब भी 29 से 30,000 का बिल जो इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा होता है, जबकि 5 घंटे लोड शेडिंग भी चल रही है। तो अगर लोड शेडिंग होती तो 40,000 का बिल होता। हाँ, तो देखिए शरीफ साहब इसका क्रेडिट तो लेंगे, बोलेंगे देखिए लोड शेडिंग कर रहे हैं इसीलिए आपका बिल हम लिमिट कर रहे हैं। जैसा मिनिस्टर साहब कह रहे थे चाय कम पिए ताकि चाय का इंपोर्ट कम करें। मुझे कभी कभी आई मतलब सरकाज़म अपार्ट, मुझे रियली कभी कभी दुख हो रहा है, क्या हो रहा है। आई मीन आई एम रियली अपॉल्ड व्हाट द हेल इज हैपनिंग एंड इट इज अ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी अभी नहीं आरजू जी, प्रायोरिटी वही चल रही है। अभी देखो कश्मीर, अभी देखो यासीन मलिक, अभी देखो यहाँ वहाँ। और अर्दोगन से पूछो भाई 73% इन्फ्लेशन है तेरे यहाँ, और तू क्या बात कर रहा कश्मीर? मतलब व्हाट द हेल यू गॉट टू डू विद कश्मीर? 73% इन्फ्लेशन। बट आई होप कि कुछ ना कुछ अकल आए लोगों को और वो सबसे पहले अपनी कंट्री में जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें, और बाद में 10 साल के बाद करते रहे कश्मीर कौन मना कर रहा है, लेकिन थोड़े दिन तो कम से कम यहाँ पे जो लोग प्रॉब्लम्स हैं उसको तो सॉल्व करें। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू मैम, थैंक यू।